प्रोटोकॉल हो गया था, एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ छूट ना जाए। टीसीपी यूडीपी क्लियर था? तो आज अपन बात करेंगे डोमेन नेम सिस्टम के बारे में, जिसको हम डीएनएस भी बोलते हैं। किसी को कोई आइडिया है पहले? डोमेन नेम सर्वर या सिस्टम? ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। अब बाकी लोगों को भी बता देते हैं। तो देखो, दो एंटिटीज हमको यहाँ पे जाननी पड़ेगी। एक एंटिटीज का नाम है डोमेन नेम और दूसरी एंटिटीज का नाम है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। अब डोमेन नेम सिस्टम के ही डोमेन नेम सिस्टम जो है, ये जो मतलब सिस्टम है, इसी के थ्रू हमने डोमेन नेम जो वर्ड है वो डिस्कवर किया है। ठीक है। डोमेन नेम होता क्या है, एक एग्जांपल से आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि google.com, wskiptech.com, ये क्या हुआ, ये एक डोमेन नेम है ना। अब ये डोमेन नेम हमने दिया किस सिस्टम के अंदर है, ये डोमेन नेम सिस्टम के अंदर हमने दिया है। ठीक है। तो डीएनएस, इसको शॉर्ट टर्म हम डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस जो है इसका फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आगे बढ़ के देखते हैं कि एजेंडा क्या है आज का। डोमेन नेम क्या होता है ये जानेंगे, उसके बाद बात करेंगे डीएनएस की। ठीक है। फिर देखेंगे कि डीएनएस के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं, ये रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं और हमें ये क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे जोन फाइल के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोमेन नेम की। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आपको आपके फ्रेंड के नंबर याद नहीं रहेंगे, है ना। 2 के कर लोगे, 4 के याद कर लोगे, उनसे ज़्यादा क्या आप याद नहीं कर पाओगे, फिजिबल नहीं है ना। तो हमने क्या किया, हमने हमारे मोबाइल की फ़ोन बुक में नाम, एक मोबाइल नंबर को एक नाम के साथ सेव कर दिया। तो नंबर तो याद नहीं रख सकते, लेकिन नाम को हम याद रख सकते हैं, है ना। तो होता क्या है, जब भी हम उस नाम पे कॉल करते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग में जो भी मोबाइल नंबर सेव रहता है उस पर कॉल लग जाता है। ठीक है। सेम इसी तरीके से कि जो हमारा आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस को हम याद नहीं रख सकते। ठीक है। तो हमें ज़रूरत पड़ी कि ऐसा कुछ करें कि जो आईपी है ना, ये सामने वाले को याद हो जाए, या तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकले इस चीज़ का। तो हमने क्या किया, हमने फ़ोन बुक जैसा ही दिमाग लगाया और हमने एक आईपी को एक नाम दे दिया। ठीक है। उस नाम को हम बोलते हैं डोमेन नेम, यानी कि क्या है, नेम ऑफ आईपी। जो आईपी एड्रेस है उसका नाम है। कैसे ही उसका नाम है, जो हमारा डीएनएस सिस्टम है उसके अंदर हमने एक, इसको आप इंटरनेट की बुक समझो। ठीक है। इंटरनेट की एड्रेस बुक या फ़ोन बुक समझो। इसके अंदर हमने क्या किया है, हर नाम को एक आईपी के साथ लिंक कर दिया है ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, CMD पे करता हूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ पिंग wskiptech.com, ठीक है, तो ये डोमेन नेम है। ठीक है। अब जब मैं इस डोमेन नेम पे जाऊंगा तो ये क्या करेगा, इसके करस्पॉन्डिंग में, यानी कि जो एड्रेस बुक में जो भी आईपी रहेगी, जो इससे लिंक रहेगी, उस पर कॉल कर देगा। ठीक है। तो मैं एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे मुझे wskiptech की आईपी देखने को मिल रही है, ये वाली आईपी 15.207 वाली। ठीक है। तो ये क्या है, इस आईपी का नाम है ये जो 15.207 है, ये तो आईपी एड्रेस हो गया। इस आईपी एड्रेस का नाम हमने क्या दिया है, wskiptech.com, और ये दोनों लिंक है। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो नेम ऑफ आईपी, खासियत क्या है इसकी, यह है इजी टू रिमेंबर, याद करने में आसान है। आईपी तो हम याद नहीं कर सकते, लेकिन नाम हमें याद हो जाते हैं। काफ़ी सारे वेबसाइट के होंगे, गूगल के होंगे, फेसबुक के होंगे, इंस्टाग्राम के होंगे, XYZ, और वही चीज़ यहाँ पे लिखी गई है एग्जाम्पल कि google.com, facebook.com, ये डोमेन नेम के एग्जाम्पल है। ठीक है। अच्छा, डोमेन नेम पे जाने, डोमेन नेम को तो समझ लिया। अब अपन बात करते हैं एक डोमेन नेम, है ना, एक डोमेन और एक URL में क्या डिफरेंस होता है। URL समझते हैं, कंप्लीट एड्रेस होता है। ठीक है। तो डोमेन नेम क्या कंप्लीट एड्रेस नहीं होता?
सर डोमेन तो चेंज हो सकता है ना, कोई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, कोई किसी पर्पस के लिए यूज कर रहा है, एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहा है। अच्छा ठीक है, मैं अगर बात करूं wscryptech.com की, तो डोमेन नेम में मैं क्या लिखूंगा, यूआरएल में क्या लिखूंगा? डोमेन तो हो गया सर wscryptech.com, हाँ ठीक और है, यूआरएल हो गया https हाँ तो देखो इस चीज़ के बारे में अपन क्यों डिस्कस कर रहे हैं बताता हूँ आपको। डोमेन नेम की जब भी मैं बात करूंगा तो मैं उसका नाम को लिख सकता हूँ wscryptech.com, google.com, लेकिन जब मुझसे बात करा जाए यूआरएल की, तब यहाँ पर ये पूरा एड्रेस रहता है, कंप्लीट एड्रेस। क्या होता है इसमें, प्रोटोकॉल भी इंक्लूड रहता है। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, या तो HTTP होगा या तो HTTPS होगा, है ना। तो इसमें क्या होता है, प्रोटोकॉल भी हमारा इंक्लूड होता है। तो ये डिफरेंस होता है हमारे डोमेन नेम और यूआरएल में, ठीक है। अब इसके बाद में क्यों करी, क्योंकि देखो बहुत बार ऐसे होंगे कि कुछ टूल्स को हम यूज़ करेंगे, कुछ यूटिलिटीज़ को यूज़ करेंगे, वहाँ पे हमें वो बोलेगा कि डोमेन नेम दो और हम यूआरएल दे देंगे। बहुत बार वो यूआरएल मांगेगा, हम डोमेन नेम देंगे, वो टूल वर्क नहीं करेगा। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये ना हो, इसलिए मैंने इस बारे में बात करी अभी, ठीक है। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कोई समझा सकता है इस चीज़ को? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। पर्टिकुलर एक लोकेशन होती है, हर चीज की अलग अलग हाँ लोकेशन होती है, तो पर्टिकुलर लोकेशन पे ही हमको ले जाता है ना। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मतलब एक फिक्स, ठीक है। रिसोर्स कोई भी असेट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो रिसोर्स, इंटरनेट पे जो भी रिसोर्स रखी हुई है, उसकी जो लोकेशन है, उसको जो लोकेट कर रहा है, जो एड्रेस लोकेट कर रहा है, उसको हम यूआरएल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बात कर ली डोमेन नेम की। अब बात करते हैं डीएनएस की। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, ये एड्रेस बुक ऑफ इंटरनेट है, ठीक है। तो जो हमारी आईपी और जो डोमेन नेम, ये दोनों जब लिंक हो रहे थे, ये किसके थ्रू हो रहे थे, किसी एक सिस्टम के थ्रू हो रहे थे, है ना, किसी एक मैकेनिज्म के थ्रू हो रहे थे। उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं डोमेन नेम सिस्टम, डीएनएस, ठीक है। ये क्या करता है डोमेन नेम सिस्टम, ये करता है डोमेन को आईपी में ट्रांसलेट करता है, ठीक है। ट्रांसलेट करने का मतलब ये है कि उससे जो भी आईपी लिंक रहेगी डोमेन नेम से, उसको उसमें कन्वर्ट करेगा और हमें उस एड्रेस पे पहुंचा देगा, ठीक है। और क्या खास बात है डीएनएस की, डीएनएस के अंदर कुछ रिकॉर्ड्स रखे होते हैं, कुछ डेटा पड़ा होता है ना। वो डेटा रिकॉर्ड्स के फॉर्म में होता है, और ये जिस फाइल में स्टोर होता है उसका नाम है जोन फाइल, ठीक है। तो जो हमारा डोमेन नेम सिस्टम, ये जो सिस्टम है, ये जो मैकेनिज्म है, इसके अंदर हमें आईपी और डोमेन नेम, ये दोनों चीज़ें लिंक रहती है। इंटरनेट का एड्रेस बुक है, डोमेन आप दोगे तो ये आईपी में ट्रांसलेट कर देगा, कन्वर्ट कर लेगा। और इसके अंदर डेटा रखा होता है, किसका डेटा रखा होता है, ये आपकी वेबसाइट से रिलेटेड डेटा होता है, ठीक है। आपकी वेबसाइट, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड डेटा होता है, और ये डेटा किसी फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है, रिकॉर्ड्स के फॉर्म में होता है। आगे हम उस रिकॉर्ड्स के बारे में बात करेंगे। रिकॉर्ड्स के फॉर्म में होता है, और ये जो रिकॉर्ड्स है ये स्टोर रहते हैं एक फाइल के अंदर। उस फाइल का नाम है जोन फाइल। क्या बात क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिल रहे हैं। ये जो रिकॉर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो डेटा रहता है ये वो डेटा है, ठीक है। काफ़ी सारा डेटा है। ये जो डेटा है ये स्टोर रहता है रिकॉर्ड्स के फॉर्म में, ठीक है। ए रिकॉर्ड, सी नेम रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, टीएक्सटी रिकॉर्ड, है ना। और ये जितने भी रिकॉर्ड्स रहते हैं ये स्टोर रहते हैं फाइल के अंदर, जिसको मैं जोन फाइल बोलता हूँ। इन रिकॉर्ड्स को हम डीएनएस रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जब आपको कोई पूछे कि डीएनएस रिकॉर्ड्स कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे ए रिकॉर्ड होते हैं, सी नेम रिकॉर्ड होते हैं, एमएक्स रिकॉर्ड होते हैं। ये रिकॉर्ड के अंदर कुछ ना कुछ डेटा रहता है। ये डेटा हमें, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हमें ये कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ला के देता है हमारी टारगेट वेबसाइट से, वेबसाइट के रिलेटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड मेंशन है, ज़रूरी नहीं है कि इतने ही रिकॉर्ड हो, ठीक है। इससे ज़्यादा भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। कुछ मेन रिकॉर्ड है जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करे गए हैं। पहला रिकॉर्ड है ए रिकॉर्ड, ठीक है। ए रिकॉर्ड, जब भी आपको किसी वेबसाइट का, देखो हम क्या करते हैं, जब इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं ना, जो हमारी पहली स्टेप, उसमें हम डीएनएस रिकॉर्ड्स निकालते हैं वेबसाइट का, हमारी टारगेट वेबसाइट का डीएनएस रिकॉर्ड निकालते हैं और हमें रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। उन रिकॉर्ड्स के अंदर इन्फॉर्मेशन रहती है। क्या इन्फॉर्मेशन रहती है, तो ए रिकॉर्ड के अंदर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो रहेगा डोमेन नेम का आईपी मिलेगा मुझे, जैसे कि यहाँ पर आईपी लिखा हुआ है,
ठीक है। तो WScriptTech का अगर आप DNS रिकॉर्ड निकालो और उसके अंदर अगर आप देखो ए रिकॉर्ड को, तो आपको आईपी देखने को मिलेगी, ठीक है। किसकी आईपी देखने को मिलेगी? WScript, ठीक है। इसके बाद आता है CNAME, ठीक है। ये क्या करता है, पहले इस लाइन को पढ़ लेते हैं फिर समझ लेते हैं। फॉरवर्ड्स डोमेन एंड सब डोमेन टू अनदर डोमेन, यानी कि ये क्या कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है किसी भी डोमेन या सब डोमेन को किसी तीसरे डोमेन पे। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं डेवलपर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। जो डेवलपर होता है वो इन रिकॉर्ड्स को फिल करता है, ठीक है। उसको इसके अंदर ये सब डेटा डालना होता है, आईपी डालना होता है, CNAME डालना होता है। अब समझ लो कि आप लोग की जो रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को किसी न किसी पोर्टल पे मिल रही होगी। क्या है उस पोर्टल का URL नाम क्या है? online.wscripttech.com, ठीक है। अब मान लो किसी रीजन से जो online.wscripttech.com है, इस पे कुछ काम चल रहा हो, कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा हो, है ना। तो क्या होगा, आप लोग उस वेबसाइट को एक्सेस करने जाओगे तो क्या बताएगा आपको, वेबसाइट अनअवेलेबल है। तो ये आपके लिए एक दिक्कत हो गई, ठीक है। तो अगर जो डेवलपर है या फिर जो वेबसाइट का ओनर है वो नहीं चाहता कि जो भी यूजर्स उसके पास आ रहा है, जो भी ट्रैफिक आ रहा है, उससे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, यानी कि वो आए तो वहाँ पे सीधा अनअवेलेबल बता दे, तो ये तो अच्छा नहीं लगता। तो उसने क्या सोचा कि एक काम करता हूँ मैं, जब तक ये online.wscripttech अवेलेबल ना हो तब तक मैं क्या करता हूँ, जितने भी यूजर्स online.wscripttech पे आएंगे उनको मैं WScripttech की मेन वेबसाइट पे ला लूँगा, या फिर कोई टेम्पररी वेबसाइट पे ला लूँगा, या टेम्पररी पेज पे ला दूंगा, ठीक है। वो क्या करना चाह रहा है, वो रीडायरेक्ट करना चाह रहा है यूजर्स को जो उसके पास आ रहे हैं। तो उसके लिए वो क्या करता है, वो CNAME के अंदर वो वैल्यू को पुट अप कर देता है। तो होता क्या है, जब भी CNAME के अंदर अगर आप कोई भी वैल्यू को पुट करते हो तो आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है किसी दूसरे डोमेन पे, ठीक है। और भी इसके यूज बताता हूँ। जब आप सब डोमेन्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो जब भी आप सब डोमेन क्रिएट करोगे तो वहां पर भी उस केस में भी आपको CNAME के अंदर जो एक डेवलपर है वैल्यू को पुट अप करता है, ठीक है, CNAME के फील्ड के अंदर, ठीक है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, एक अटैक होता है जिसको बोलते हैं सब डोमेन टेक ओवर, या सुना है इसके बारे में। तो होता क्या है कि CNAME के अंदर वैल्यू, जैसे कि मान लो मैंने अपने होस्टिंग पे एक नई वेबसाइट होस्ट करी, ठीक है, तो मैं DNS रिकॉर्ड में जाऊंगा और मैं वैल्यू वगैरह को पुट अप करूंगा। CNAME के अंदर मैं डोमेन नेम मैंने पुट किया, ठीक है। अब किसी रीज़न से जो वो वेबसाइट जो थी वो आज से कुछ टाइम बाद बंद हो गई, हो सकता है कुछ भी रीज़न हो सकता है, चलानी ना हो। अब वो जो CNAME के अंदर जो वैल्यू बची हुई है ना, जो आपने डिलीट नहीं करी, वो आपकी वेबसाइट पे सब डोमेन टेक ओवर की वल्नरेबिलिटी ला सकती है, मतलब ये अटैक परफॉर्म करा जा सकता है। इसलिए यहाँ पे हम CNAME के बारे में भी पढ़ रहे हैं कि CNAME के अंदर वही वैल्यू होनी चाहिए, है ना, जो वैल्यू जो वेबसाइट एक्टिव है। जो वेबसाइट एक्टिव नहीं है उसकी वैल्यू CNAME के अंदर नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, बाउंस तो नहीं हो रहा है? पक्का? इसके बाद बात करते हैं MX रिकॉर्ड की, ठीक है। MX रिकॉर्ड क्या करता है, डायरेक्ट मेल टू ईमेल सर्वर, यानी कि कुछ समझ में आ रहा है, मेल सर्वर से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देगा, ठीक है। और इसके बाद आता है हमारा TXT रिकॉर्ड, ठीक है। TXT रिकॉर्ड एक कमेंट की तरह होता है। कमेंट क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जिस कोड को आप लिखते हो, जिस कमांड को आप लिखते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंटैक्स बोलते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग करी और उसमें आपने कहीं भी गलती करी तो आपको एक एरर आएगी। वो एरर क्या आएगी, सिंटैक्स एरर। देखिए कभी किसी कोई कोड रहेगा उसमें गलती कर देना और उस प्रोग्राम को रन कराना तो बोलेगा सिंटैक्स एरर। वो जो रूल्स है, प्रोग्रामिंग के रूल्स है, उसको हम सिंटैक्स बोलते हैं। जब आप सिंटैक्स में गलती करते हो तो आपको सिंटैक्स एरर आती है, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने एक प्रोग्राम बनाया 1000 लाइन का, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं उस पर, मैं भी काम कर रहा हूँ, हम सभी लोग मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट है। मैं भी कोड लिखने वाला हूँ, आप भी कोड लिखने वाले हो। अब आपने कोड, हर किसी का कोड लिखने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। अब मैंने कौन सी चीज़ को क्या सोच कर लिखा है, आपने किसी चीज़ को क्या सोच के लिखा है, हो सकता है जब हम एक प्रोजेक्ट पे काम करें तो हमें ये समझना मुश्किल हो जाए कि आप उस कोड से करना क्या चाह रहे थे। तो आप क्या करते हो,
आप वहाँ पे चाहते हो कि एक्सप्लेनेशन लिखना चाहते हो वहाँ पे किसी भी तरीके से, दिस लाइन रिप्रेजेंट दिस, है ना, यूजर आईडी पासवर्ड दिस, इस टाइप की कुछ भी लिखना चाहते हो। अगर आपने प्रोग्राम के बीच में लिख दिया तो क्या सिंटेक्स एरर आएगी? आ जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि वो तो प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो नहीं कर रही। तो आप क्या करते हो, आप उसको कमेंट में चेंज करते हो, ठीक है। आप उसके सामने हैशटैग का साइन लगा सकते हो, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ करी जाती है, जिससे कि क्या होता है, हमारा जो इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है उसको हम बताते हैं कि ये जो चीज़ है ना, इसको एग्जीक्यूट मत करना, इसको जंप कर जाना, है ना। ये आपके एग्जीक्यूट करने वाली चीज़ें नहीं है, ये मैंने अपनी हेल्प या अपने दोस्तों की हेल्प के लिए रखी है, पढ़ने के लिए, है ना। उसको बोलते हैं हम कमेंट। तो अगर एडमिन कोई भी कमेंट लिखना चाहता है डीएनएस रिकॉर्ड के अंदर, तो वो टेक्स्ट रिकॉर्ड के अंदर मेंशन करेगा। क्लियर है गाइस? अब इसके बाद आता है एनएस, जिसका फुल फॉर्म होता है नेम सर्वर। यहां पर लिखा हुआ है नेम सर्वर ऑफ डीएनएस एंट्री, ठीक है। थोड़ा समझते हैं इसको। देखो, अपने पास दो चीज़ें होती है। जब भी आपको कोई वेबसाइट सेटअप करनी होती है तो आपको दो चीज़ें परचेस करनी पड़ती है। किसी ने वेबसाइट सेटअप करी है पहले कभी? हाँ। कौन सी दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है हमें? हाँ, होस्टिंग और डोमेन नेम, है ना, दो चीज़। हाँ, होस्टिंग के साथ ही आ जाता है, ठीक है। तो देखो, दो चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, एक होता है डोमेन नेम और दूसरा होता है होस्टिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्वर भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम सर्वर भी बोलते हैं। क्या कर रहा है, वेबसाइट को होस्ट कर रहा है। डोमेन अगर हम देखा जाए तो डोमेन तो एक एड्रेस है। एड्रेस है या नहीं है? एक एड्रेस है। अगर घर है तो घर का एड्रेस है, ठीक है। होस्टिंग क्या है? होस्टिंग है घर, ठीक है। होस्टिंग के अंदर जो है हमारी वेबसाइट स्टोर रहेगी, ये दो चीज़ रहती है। तो होता क्या है, मैंने डोमेन नेम परचेस कर लिया और डोमेन नेम परचेस करने से मैं अपनी वेबसाइट खड़ी नहीं कर सकता। वो तो मुझे उसने एक एड्रेस असाइन कर दिया जिसको कोई अगला पर्सन परचेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे एक वेबसाइट को खड़ा करना है तो मुझे कहीं ना कहीं पर डेटा को रखना पड़ेगा, वेबसाइट के कोड को रखना पड़ेगा, डेटाबेस मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं होस्टिंग परचेस करूँगा, सर्वर परचेस करूँगा, रेंट पे लूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, होस्टिंग के अंदर मैंने सब चीज़ें, मेरे वेबसाइट का कोड वगैरह जो भी है मैंने अपलोड कर दिया। लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो डोमेन नेम है इसको मुझे लिंक करना पड़ेगा होस्टिंग के साथ। किया है कभी? लिंक किया होगा, है ना, है ना। हाँ, तो जिससे कि हम ये बताते हैं कि ये जो डोमेन है ये इस वेबसाइट के साथ लिंक है। कोई भी इस डोमेन पे आएगा तो इस सर्वर का डेटा दिखाना है, ठीक है। तो डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर हम क्या करते हैं, एनएस नेम सर्वर की एंट्री पूछता है। जो डोमेन नेम की सेटिंग्स अगर आप ओपन करोगे तो यहाँ पे बोलेगा प्लीज एंटर नेम सर्वर। मिनिमम 2 नेम सर्वर आपको देगा, मैक्सिमम 4-5 कितने भी दे सकता है, ठीक है। 2 से 4 देखने को मिलते हैं जनरली। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो आप जाओगे आपके होस्टिंग वाले अकाउंट में और यहाँ पे जाके आप नेम सर्वर की वैल्यू चेक करेंगे। कुछ ऐसे रहती है ns1.welcome.net, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है ना। और मैंने बताया मिनिमम 2 रहती है, तो दूसरा रहेगा ns2.welcome.net, ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें ये वाले होस्टिंग अकाउंट में ये जो नेम सर्वर की वैल्यू मिली है, इस वैल्यू को हम डोमेन एड्रेस में डालेंगे, डोमेन एड्रेस बोल रहा हूँ सॉरी, डोमेन नेम की सेटिंग्स में डालेंगे। इसको भी डालेंगे, इसको भी डालेंगे। फिर क्या होगा, हमारा डोमेन और हमारी होस्टिंग ये दोनों लिंक हो जाएगी और हमारी वेबसाइट प्रॉपरली वर्क करती है, ठीक है। तो अगर मैं डीएनएस रिकॉर्ड्स को निकालूं किसी भी वेबसाइट का, तो मुझे जो एनएस के अंदर जो वैल्यू मिलेगी ना, ये मुझे नेम सर्वर की वैल्यू मिलेगी। यानी कि वो जो NS1 NS2 वाला जो था, NS1 NS2, इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। थोड़ा सा लंबे तरीके से बता दिया, क्या ये बात क्लियर है आपको? हाँ, कुछ क्वेरी है? इसके बाद आते हैं SOA रिकॉर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। SOA का फुल फॉर्म होता है स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एडमिन इंफॉर्मेशन अबाउट ए डोमेन, यानी कि जो भी डोमेन है उसका एडमिन कौन है, उसके एडमिन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मुझे SOA रिकॉर्ड के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। इसके बाद आता है SRV रिकॉर्ड, ठीक है।
ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है स्पेसिफाई पोर्ट फॉर स्पेसिफिक सर्विस, है ना। अभी जैसे कि हमने बात करी थी कि कुछ पोर्ट फिक्स होते हैं जिन पे स्पेसिफिक सर्विसेज चलती है, ठीक है। अब अगर आप किसी सर्विस को किसी स्पेसिफिक पोर्ट पे चलाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल, ठीक है, माई स्क्वेल की सर्विस को आप किसी रैंडम पोर्ट पे चलाना चाहते हो 8080 पे, तो आप क्या करोगे, एसआरवी रिकॉर्ड में उस चीज को मेंशन करोगे, ठीक है। इसके बाद आता है पीटीआर रिकॉर्ड, ठीक है। पीटीआर रिकॉर्ड होता है टोटल ए रिकॉर्ड का उल्टा, है ना। इसके अंदर क्या देखने को मिलता है, इसके अंदर हमें देखने को मिलता है डोमेन नेम इन रिवर्स लुकअप, ठीक है। जब इसका मतलब ये हुआ कि ए रिकॉर्ड के अंदर क्या हो रहा था, वो डोमेन को आईपी में कन्वर्ट कर रहा था, है ना, वो आपको आईपी बता रहा था। ये जब उसका उल्टा करेगा, ये आपको डोमेन नेम बताएगा, आईपी टू डोमेन, सॉरी डोमेन टू आईपी, ठीक है। तो ये है जस्ट ए रिकॉर्ड का उल्टा, इसको आप बोल सकते हो, जिसको हम रिवर्स लुकअप बोलते हैं। जब मैं आपको बोलता हूँ कि डीएनएस लुकअप करो, तब क्या करते हो, डीएनएस रिकॉर्ड्स निकालते हो और उसके अंदर आप देखते हो कि जो डोमेन नेम है उसकी आईपी क्या है। और जस्ट उल्टी चीज होगी कि आईपी से आपको डोमेन नेम पता लगाना हो, तो वो आपको पीटीआर रिकॉर्ड के अंदर देखने को मिलेगा, है ना। तो ये हमारे डीएनएस रिकॉर्ड्स, और भी आपको डीएनएस रिकॉर्ड्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ट्रिपल ए रिकॉर्ड। फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करेंगे, आगे जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी एक दो रिकॉर्ड्स और एक्सप्लोर करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है इसे आप लोग नोट कर लो, तो देख लो इसमें अगर कोई भी क्वेरी है तो पूछ लो। नेम सर्वर आपके सर्वर का एड्रेस है। हाँ, नेम सर्वर को देखो ऐसा नहीं हो सकता, आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। एक्चुअल में होता क्या है, जो डोमेन नेम होता है उस पर आप नेम सर्वर की वैल्यू डालते हो, आप उसको बताते हो कि जब भी कोई इस डोमेन नेम पे आएगा तो उसको इस नेम सर्वर पे ले जाना, इस होस्टिंग के सर्वर पे ले जाना, ठीक है। ये चीज़ होती है। अगर आप डायरेक्ट यूआरएल में जाके NS1 इसको अगर आप करोगे तो आप नहीं पहुंच पाओगे वहां तक। डोमेन नेम के अंदर आपको, डोमेन के रिकॉर्ड्स के अंदर आपको ये फील्ड इनपुट करनी पड़ती है। ट्राई करके देखिए, हाँ, एरर आएगा ही आएगा, एरर आएगा ही आएगा, हाँ, एरर आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सर्वर का नाम है, ऐसा समझो, जैसे हम डोमेन का नाम समझ रहे थे तो सर्वर का नाम समझो इसे। आपने नोट कर लिया, किया हुआ है, ओके। अच्छा, जो मैं पढ़ाता हूँ समझ में आता है, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो अपडेट कर देना मुझे, ठीक है। तो अपन कुछ और एग्जांपल से, ज़्यादा एग्जांपल से अपन समझने की कोशिश करेंगे। आपने सब चीजें पढ़ रखी है, हाँ, इम्पोर्टेंट रहते हैं, लिंक करना होता है, हाँ। और अगर ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर ना हो तो इसमें भी फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना, वेबसाइट दिक्कत करेगी अगर ये प्रॉपरली कॉन्फ़िगर ना हो। गलत तरीके से अगर कॉन्फ़िगर हो या फिर कोई वैल्यू एम्प्टी छूट गई हो जो इम्पोर्टेंट हो, तो भी हैकर्स इसका फ़ायदा उठा सकता है, ठीक है।
इसमें कुछ भी प्रॉब्लम रहती है कॉन्फ़िगरेशन में, तो वेबसाइट नहीं चलती है। एग्जैक्टली इसको सेटअप करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। अच्छा, हैकिंग वाला ये वाला पार्ट किसी ने पहले पढ़ रखा है? किसी ने? आपने? अच्छा, यूट्यूब कोचिंग भी ली थी? अच्छा, तो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है, चलो कहीं से भी गेन करो, एट द एंड मैटर करता है कि नॉलेज गेन करो। ठीक है, अच्छा तो आपको समझ में आता है? नाम क्या है आपका? हाँ, आपको समझ में आता है? ठीक है, ठीक है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही? हाँ देखो, अगर समझना है तो मुझे बता देना। ठीक है, सर इस फाइल में मतलब कोई फाइल ऐसी है जो खाली भी हो सकती है? हाँ देखो, अगर डेवलपर ने हाँ देखो अगर डेवलपर ने किसी इनपुट फील्ड को खाली छोड़ दिया ना, तो वो खाली रहेगी। उसके अगर सीने में हमें कुछ डालना नहीं, हाँ रीराइट कर देंगे हाँ तो फिर कंपल्सरी नहीं लगेगा। हाँ, कंपलसरी नहीं है सभी इसमें आपकी फील्ड डली रहे, लेकिन दोनों इसमें नुकसान होते हैं। अगर आपकी फील्ड खाली है उस केस में भी आपको नुकसान हो सकते हैं, और अगर फील्ड भरी हुई है और अपडेटेड नहीं है तो भी नुकसान हो सकते हैं। जैसे कि आप सब डोमेन जब बनाते हो तो सीनेम के अंदर आप वैल्यू ऐड करते हो। ठीक है, अब जब आपने सब डोमेन बनाया, वैल्यू ऐड करी, बाद में जो आपका सब डोमेन है वो बंद पड़ गया, ठीक है, किसी भी रीजन से, चाहे फिर वो एक्सपायर हो गया हो, अभी भी सीनेम की अगर फील्ड वहाँ पे रखी हुई है ना, वो डोमेन का नाम वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जैसे कि मान लो मतलब में रखा नहीं रखा वो तो कस्टमर भी आते हैं, मैंने देख लिया भी, हाँ अगर नहीं रखा तो कस्टमर एक्चुअल में देखो, हाँ एक्चुअल में देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता है कि जिस सब डोमेन की अपन बात कर रहे हैं, सब डोमेन तो आप भी समझ रहे हैं कि किस चीज़ को बोल रहे हैं। जैसे कि wscripted.com डोमेन है, online.wscript सब डोमेन है। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप होस्टिंग खरीदते हो, ठीक है, तो अगर आप एक बिजनेस प्लान परचेस करते हो उसमें, तो उसमें आपको दी जाती है 20 वेबसाइट होस्ट करने की, 50 वेबसाइट होस्ट करने की, या अनलिमिटेड जैसी भी दी जाती है। तो होगा क्या, मान लेता हूं मैं, आपकी वेबसाइट का नाम है 100, आपने होस्टिंग खरीदी और उसके साथ आपको एक डोमेन फ्री मिला, एक प्राइमरी डोमेन। ठीक है, मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो आपने, आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम है xyz.com। ठीक है, अब आप आपके सब डोमेन बनाओ ना बनाओ वो अलग बात है। मैं आपका क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने बोला कि सर एक वेबसाइट बनानी है abc.com की। तो जब आप abc.com को उस होस्टिंग में ऐड करोगे, आप तो आपने अनलिमिटेड का सर्वर इसलिए लिया था ना कि आप आपके क्लाइंट की वेबसाइट भी होस्ट कर पाए। तो जब आपने abc.com को आपने आपके होस्टिंग के साथ लिंक किया, तो ऑटोमेटिक एक सब डोमेन क्रिएट हो जाएगा abc.xyz.com, है ना। अब मान लो एक साल बाद में, अब मैं आप मेरे को रिटेन नहीं कर पाए, किसी रीजन से मेरा बिजनेस ठप पड़ गया, मैंने वेबसाइट पे नहीं करी, तो आप क्या करोगे? आप तो उस पर काम नहीं करोगे, है ना। आपने बोला कि ठीक है, अमाउंट नहीं है, ये नहीं है, अब मैं इस पर काम नहीं करूंगा। तो अब क्या होगा, जो abc.xyz.com जो ऐड हुई थी सीनेम के अंदर वैल्यू, वो ऐड की ऐड रह गई। अब क्या होगा, सब डोमेन टेक ओवर हो सकता है उस चीज़ का। ठीक है, तो इस तरीके से अनइंटेंशनली सीनेम रिकॉर्ड्स मतलब अपडेटेड नहीं हो पाते हैं। आगे बढ़े, ठीक है, अब बात करते हैं जोन फाइल की। ठीक है, ये क्या है, ये एक टेक्स्ट फाइल है डीएनएस की, डोमेन नेम सिस्टम की एक टेक्स्ट फाइल है, जिसके अंदर मुझे डोमेन के रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं, डीएनएस रिकॉर्ड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, वही रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड, है ना। हम क्या करेंगे, ये जो टेक्स्ट फाइल है इसके अंदर आपको रिकॉर्ड्स देखने को मिलेंगे, और ये क्या करने में मदद करेंगे, ये आईपी मैपिंग करने में मदद करेंगे। आईपी मैपिंग क्या होता है, नहीं पता? अरे वही डोमेन नेम और जो आईपी एक दूसरे से हमने लिंक करी थी ना, उसी को हम आईपी मैपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फाइल रहेगी, जो देखो ऐसा समझो, ये है जोन फाइल। ठीक है, ये एक नाम है, एक फाइल का नाम है जोन फाइल। इस फाइल को अगर आप ओपन करोगे तो इसके अंदर आपको नंबर ऑफ रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे, ए रिकॉर्ड, एमएक्स रिकॉर्ड, सीनेम रिकॉर्ड, ठीक है, एनएस रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। ये जोन फाइल का किस टाइप की फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। टेक्स्ट फाइल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर आपको ये अलग अलग डीएनएस रिकॉर्ड देखने को मिलेंगे। किस लिए काम आता है, आईपी मैपिंग के काम आता है, क्योंकि ए रिकॉर्ड के अंदर हमें आईपी और डोमेन मिलते हैं। ठीक है, तो डोमेन टू आईपी, आईपी टू डोमेन, ये मैप करता है।
ठीक है। साथ ही साथ हमें क्या करता है, नेम सर्वर के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, वही बेसिक सी चीजें जो हमने अभी पढ़ी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज और, कुछ चीजें यहाँ पे नहीं लिखी हुई ये भी बताता हूँ। ठीक है, अब ये देखो जो जोन फाइल है ना, ये जोन फाइल ना हर कुछ टाइम में ना अपडेट होती है, ऑटो अपडेट होती है ना। जरूरी नहीं है 4 घंटे, एक एवरेज टाइम होता है 4 घंटे, लेकिन ये उससे ज़्यादा समय में भी हो सकता है कि अपडेट हो। यानी कि देखो, जब भी आप डीएनएस रिकॉर्ड्स को अपडेट करोगे, देखो डीएनएस रिकॉर्ड्स कहाँ है, जोन फाइल के अंदर है। अब मान लो आपने डीएनएस रिकॉर्ड्स की वैल्यू चेंज करी, ठीक है, वैल्यू चेंज करी, तो इसका मतलब क्या होगा, जोन फाइल को अपडेट होना पड़ेगा। ठीक है, तो जोन फाइल ऐसा बोला जाता है कि नॉर्मली वो 4 घंटे में अपडेट होती है। ठीक है, कई बार 4 घंटे से ज़्यादा लेती है, कई बार 4 घंटे से कम में भी अपडेट हो जाती है। ठीक है, मान लो आज आपके पास डीएनएस रिकॉर्ड्स के अंदर जो नेम सर्वर की वैल्यू है ना, वो कुछ है NS1 NS2 डॉट करके है। अब आपने होस्टिंग को चेंज करने का सोचा, ठीक है, तो आपको नेम सर्वर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तो आपने MS1 MS2 रखा। तो जैसे ही आपने इसकी वैल्यू चेंज करी, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत मस्त वेबसाइट उस होस्टिंग पर पहुंच जाएगी और चालू होने लग जाएगी। थोड़ा समय लगता है जब तक जोन फाइल अपडेट होने का। तो जो जोन फाइल का जो अपडेट होता है, नॉर्मली इसका टाइम होता है, एक एवरेज टाइम बोला जाता है कि वो 4 घंटे होता है, आगे पीछे हो सकता है। ये जो जोन फाइल का कितने देर में अपडेट होगी ये हमें पता चलता है TTL से। ठीक है, TTL का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लाइव। ठीक है, तो टाइम टू लाइव, ये जो TTL होता है, इससे हमें 2 चीज़ें पता चलती है। पहली चीज़ तो कि जोन फाइल कितने देर में अपडेट होगी, अपडेट होती है। दूसरी चीज़ जो हमें पता चलता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये 100% आपको श्योरिटी नहीं देता है कि आप जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सही गेस कर पाओगे, लेकिन बिल्कुल आप 80-90% आप गेस कर सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका कौन सा है, जो टारगेट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, TTL के अंदर आपको 64, 128 इस टाइप की वैल्यूज देखने को मिलती है। ठीक है, तो अगर आप एक बार जाओ और जाकर एक बार गूगल जैसे कि आपने ओपन किया, अच्छा देखो एक चीज़ की बिल्कुल आदत डाल लेना कि गूगल का हमें ना यूज़ करते हुए चलना है। ठीक है, क्योंकि गूगल से ज़्यादा डेटा आप तो स्टोर करके नहीं रख सकते, है ना। तो हमें क्या करना है, गूगल का बिल्कुल यूज़ लेना है। जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े एक बार गूगल पे ज़रूर रेफर करना, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे TTL ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, TTL वैल्यू ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या लिखा है, आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग TTL वैल्यू, है ना। जब हम पिंग करते हैं तब भी हमें TTL देखने को मिलता है। तो ये क्या बोल रहा है, लिनक्स और यूनिक्स की 64 दिखाता है TTL वैल्यू, विंडोज़ की 128 दिखाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा मैक में भी 64 दिखाता है ना। इसलिए मैंने बोला लिनक्स में भी 64, मैक में भी 64। ठीक है, विंडोज़ में यहाँ 32 भी है, 128 भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज़ एकदम श्योरिटी के साथ नहीं बोल सकते कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पता ही चल जाएगा, है ना, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप उसके आपके सॉल्यूशन के क्लोज आप पहुंचोगे इस चीज़ से। ठीक है, क्या बात क्लियर है? ठीक है, अगर जोन फाइल में कोई अपडेशन डालेंगे, हाँ कोई वो 4 घंटे में अपडेट होगी, हाँ, नहीं तो वो अपडेट मतलब अगर कुछ चेंज नहीं करेंगे तो अपडेट नहीं होगा। वो हर एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपडेट होते जाती है, अपने आप सेल्फ अपडेट होते जाती है। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद अपडेट होगी। अब आपने जो वैल्यू करी तो वो तुरंत अपडेट नहीं लेगा, वो अपने ही पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से वो अपडेट लेगा। अगर हम अपडेट नहीं करें तो क्या चीज़? हम खुद से चेंज खुद से चेंज नहीं करोगे तो भी वो अपडेट होगी, तो भी अपडेट होगी। अब देखो जब पिछला ही कंटेंट रहेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं, जब आपने उसका वैल्यू चेंज करी तब आपको जरूरत रहेगी ना उस चीज़ की। जैसे कि आपने नेम सर्वर की वैल्यू चेंज करी तो क्या होस्टर आपने सर्वर ही चेंज कर दिया, है ना। तो नए सर्वर पे जाने के लिए वो कब पहुंचेगी, जब उसका TTL अपडेट, सॉरी जोन फाइल जब उसकी अपडेट हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बारे में। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, चलो कोई मुझे बता दो रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है। जब हम
यूजर के एंड से जो पैकेट जनरेट होके जाता है किसकी ओर, सर्वर की ओर, वो होता है रिक्वेस्ट का पैकेट। जो सर्वर के एंड से जो रिप्लाई आता है उसको हम बोलते हैं, जो रिप्लाई में जो पैकेट आता है उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, तो एजेंडा वही, रिक्वेस्ट क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिक्वेस्ट कितनी होती है और रिस्पॉन्स कितनी होती है, कैप्चर कैसे किया जाए, और थोड़ा सा समझना है इसके पार्ट्स को, स्ट्रक्चर को। इसको अपन थोड़ा सही करते हैं। व्हाट इज HTML रिक्वेस्ट। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट होती है इसको हम HTML रिक्वेस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये एक ऐसा पैकेट है आस्किंग टू लोड ए वेबसाइट, यानी कि ये वो पैकेट है जो बोल रहा है कि मुझे वेबसाइट को एक्सेस करना है। ये पैकेट कहाँ से जनरेट होगा, यूजर के एंड से होगा। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर हमें मेनली दो पार्ट्स, जब हम किसी रिक्वेस्ट के पैकेट को देखेंगे तो हमें दो पार्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है हेडर, दूसरा होता है बॉडी। ऊपर वाले पार्ट को हम हेडर बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं। अब हेडर और बॉडी को हम पहचानेंगे कैसे, तो हेडर और बॉडी के बीच में आपको एक है ना ब्लैंक लाइन मिलेगी। ठीक है, और एक चीज़ और होती है इसमें हेडर और बॉडी के अलावा, वो होती है मेथड, जिसको हम बोलते हैं मेथड। ठीक है, अब मेथड क्या होती है थोड़ी देर में अपन इस पे भी आएंगे। अब ये देखो यहाँ पे एक पैकेट का वो दिया गया है, स्ट्रक्चर दिया गया है। तो ये जो पूरा हिस्सा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैं बोलूँगा हेडर। ठीक है, और बीच में एक ब्लैंक लाइन आएगी जैसा कि मैंने बोला था, और ब्लैंक लाइन के बाद जो पार्ट आएगा वो होगा बॉडी। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और इंक्लूड होती है जो कि है मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे रिक्वेस्ट के पैकेट के स्टार्टिंग में मुझे मेथड देखने को मिलती है। अगर गेट लिखा हुआ तो ये गेट मेथड यूज़ कर रहा है, अगर पोस्ट मेथड हुआ तो पोस्ट मेथड यूज़ कर रहा है। थोड़ा सा मेथड को एक बार आप लोगों को इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। जब भी डेटा जा रहा है ना, यूज़र से सर्वर पे, सर्वर से डेटा आ रहा है ना, तो जो भी वेरिएबल क्या होते हैं, जो अपने अंदर कोई ना कोई डेटा स्टोर करके ले जाते हैं। जैसे कि मान लो एक फॉर्म है, ठीक है, लॉगिन का फॉर्म है, उसके अंदर मैंने अपना नाम और पासवर्ड डाला, नाम डाला मैंने मयंक, पासवर्ड डाला 1 2 3, तो वो पैकेट के अंदर होते हुए जाएगा सर्वर तक। पैकेट के अंदर जब वो होते हुए जा रहा है तो वो दो मेथड से जा सकता है, या तो वो गेट मेथड से जाएगा या तो वो पोस्ट मेथड से जाएगा। मेथड मतलब किस जरिए से जा रहा है, कौन से तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो होगा क्या, ये जो नेम नाम का वेरिएबल है, ये इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर रहेगी। क्या वैल्यू स्टोर रहेगी, जो मैं फिल करूंगा। जैसे कि मैंने मयंक, पासवर्ड के अंदर एक वैल्यू स्टोर रहेगी, पासवर्ड वेरिएबल है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर रहेगी 1 2 3। अब होगा क्या, ये जो वेरिएबल है ना, ये या तो गेट मेथड से जाएंगे या फिर पोस्ट मेथड से जाएंगे। ठीक है, दो मेथड में से किसी एक से जाएंगे सर्वर पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये जो पैकेट है इसका स्टार्टिंग में मुझे पता चल जाता है कि ये कौन सी मेथड का यूज़ कर रहा है, जो वेरिएबल से जा रहे हैं वो कौन सी मेथड से जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये मुझे रिसोर्स का लोकेशन देता है मेथड के आगे, और उसके बाद मुझे HTTP का वर्जन बताता है। ठीक है, HTTP का वर्जन बताता है। ये जो पहली लाइन है इसे मैं रिक्वेस्ट लाइन बोलता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद अगली जो हमारी, देखो इसके अंदर बहुत सारी अभी पैकेट को अपन प्रैक्टिकली चेक करके देखेंगे पैकेट कैसा दिखता है। ठीक है, कुछ फील्ड दी गई है, पहले इसे देख लेते हैं। इसके बाद आपको एक फील्ड मिलेगी होस्ट नाम की फील्ड। होस्ट नाम की फील्ड में ये बताता है कि ये जो पैकेट है जा कहाँ रहा है। जैसा कि आप कहीं पे जाते हो तो टिकट परचेस करते हो, टिकट में लिखा होता है जा कहाँ रहा है, उसी प्रकार से हर पैकेट पे भी लिखा होता है कि वो पैकेट कहाँ जा रहा है। तो जैसे कि अगर ये पैकेट जा रहा है test101.com पे, या है ना, तो यहाँ पे होस्ट के अंदर आपको उस वेबसाइट की लिंक मिलेगी, उस वेबसाइट का नाम मिलेगा, डोमेन नेम मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सेप्ट। अब देखो ये जिस सिस्टम से जनरेट हुई, मान लो मैंने यहाँ से गूगल को एक्सेस करने के लिए किया, तो मेरे सिस्टम से पैकेट जनरेट हुआ और वो जाएगा गूगल के सर्वर पे। ठीक है, तो मेरा सिस्टम ये चीज़ भी बताएगा कि ये कौन कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट कर सकता है। कौन कौन सी चीज़ को एक्सेप्ट करने का मतलब, क्या ये टेक्स्ट को एक्सेप्ट करेगा, है ना, टेक्स्ट एक्सेप्ट करेगा तो कौन से टाइप का करेगा, क्या ये इमेज को सपोर्ट करेगा, इमेज को सपोर्ट करेगा तो कौन से फॉर्मेट का सपोर्ट करेगा, क्या ये वीडियो को सपोर्ट करेगा, क्या ये ऑडियो को सपोर्ट करेगा। यानी कि मेरा सिस्टम ही बता देता है कि देखो भाई, जो भी तुम मुझे रिप्लाई दोगे ना, वो वही देना जो मैं सपोर्ट कर पाऊँ,
है ना। जो चीज़ मैं सपोर्ट नहीं कर सकता उस फॉर्मेट का डेटा मुझे मत देना, ठीक है। तो यहाँ एक्सेप्ट वाली फील्ड के अंदर आपको क्या दिखेगा, यही चीज़ देखने को मिलती है। जैसे कि इसने लिखा है कि हाँ मैं इमेज सपोर्ट कर लूँगा, अगर आपके पास इमेज वाला कंटेंट है तो आप मुझे भेज सकते हो। फॉर्मेट कौन सा एक्सेप्ट करूँगा, GIF कर लूँगा। फिर इसने बताया कि मैं इमेज को एक्सेप्ट कर लूँगा, कौन सा फॉर्मेट का करूँगा, JPEG करूँगा, ठीक है। यहाँ पे स्टार स्टार लिखा है, मतलब सब कुछ एक्सेप्ट कर लूँगा, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, ये बताता है एक्सेप्ट लैंग्वेज, है ना, कि मैं कौन सी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करूँगा। तो यहाँ पे लिखा रहेगा इंग्लिश US। अब इसके बाद आता है एक्सेप्ट इनकोडिंग, ठीक है। अब ये इनकोडिंग क्या होती है, ये आगे हमारा क्रिप्टोग्राफी का पार्ट है। तो इनकोडिंग कौन कौन सी एक्सेप्ट करूँगा ये बता रहा है ये, ठीक है। इनकोडिंग तो अभी समझना मुश्किल होगा, लेकिन इनकोडिंग की भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप्स की इनकोडिंग सपोर्ट करेगा वो ये बताएगा। और एक जो हमारे काम का है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है हमारे लिए, वो है यूजर एजेंट। यूजर एजेंट के अंदर मुझे ये पता चलता है कौन से ब्राउजर से रिक्वेस्ट जनरेट हुई है, साथ ही साथ मुझे ब्राउजर का वर्जन भी बताता है, ठीक है। तो कौन से ब्राउजर से जनरेट हुई, वर्जन भी बताएगा, और भी बहुत सारी चीजें बताता है। क्या बताता है बताओ। और देखो ये जो पैकेट है ना, ये बस एक सिंपल पैकेट है, इसके अंदर लिमिटेड और मिनिमम चीजें लिखी हुई है। वैसे हमको बहुत सारी फील्ड्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो यूजर एजेंट के अंदर मुझे बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। जैसे कि मुझे ये पता चलता है कि जो सिस्टम से जनरेट हुआ है, ठीक है, उसका आर्किटेक्चर कितना है, कितना बिट का आर्किटेक्चर है, ये भी मुझे पता चलता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कुछ केसेस में मुझे बताता है कि कौन सा है। इस टाइप की चीज़ें भी मुझे यूजर एजेंट के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। फिर आता है कंटेंट लेंथ। कंटेंट लेंथ में हमें बता रहा है कि पैकेट का साइज कितना है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये नीचे में जो है ये हमारा बॉडी का पार्ट है, ठीक है। यहाँ पे लिखा तो गेट है, लेकिन जो डेटा जा रहा है बॉडी में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक वेरिएबल है जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं, बुक आईडी को। ऑथर भी एक वेरिएबल है जिसको हम पैरामीटर बोलते हैं। और ये 1 2 3 4 5 इसके अंदर की वैल्यू है। 10 8 ये भी क्या है, इसके अंदर की वैल्यू है। तो ये जो रिक्वेस्ट का पैकेट का स्ट्रक्चर है, इसे एक बार नोट कर लो आप लोग। एक ऐसा पैकेट है जो कि वेबसाइट को एक्सेस मांग रहा है। आपके नोट्स कंप्लीट है, आपके नोट्स कंप्लीट है। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, ये चीज़ नोट करना कि रिक्वेस्ट होती क्या है, ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइड होती है, और जो मेन चीज़ें हैं हमारी उसे बस नोट करना। पूरा एज इट इज नोट करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल। एक पेज में आ जाएगा। कौन सा वाला? ये मुझे रिसोर्स की लोकेशन बता रहा है। हाँ, इसके आगे वाला? हाँ नहीं नहीं, इसे मत लिखो, ये जरूरी है। मेथड होस्ट के अंदर और यूजर एजेंट, ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है।
डन गाइस? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं HTML रिस्पॉन्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, इसको कट कर देते हैं। तो इसको HTTP से HTML क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? किसको? क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है। ये HTML रिक्वेस्ट करती है। HTML रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स क्या है? जो रिप्लाई आता है सर्वर के एंड से, वही चीज लिखा है यहाँ पे। HTML के कोड में जाती है या मतलब इसको HTMल रिक्वेस्ट या रिस्पांस क्यों बोलते हैं? क्या बोल रहे हो? सर इसको HTML रिक्वेस्ट या रिस्पांस क्यों बोलते हैं? ये HTML के कोड में जाती है या देखो, इसलिए क्योंकि जब भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, वेब पेज को एक्सेस करते हैं, तो वेब पेज का फॉर्मेट अगर आप देखो तो .html होता है ना। अब .html उस वेब पेज का फॉर्मेट है ना। अब जब भी वेब पेज हमारे पास आ रहा है, पैकेट्स में आ रहा है, तो उसका फॉर्मेट क्या हुआ? HTML है ना, इसलिए यहाँ पर HTML लिखा है हमने। ठीक, अब देखो, HTML रिस्पॉन्स इज अ पैकेट प्रोवाइडिंग रिप्लाई ऑफ ए रिक्वेस्ट, यानी कि जो रिक्वेस्ट गई थी उसका जो रिप्लाई आया है, जो पैकेट का जो रिप्लाई आया है, रिप्लाई में पैकेट आया है, उसको मैं HTML रिस्पॉन्स बोलता हूँ। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी दो हिस्से होते हैं, एक होता है हेडर, दूसरा होता है बॉडी, और एक तीसरी चीज जो होती है मेथड। ठीक है, तो मेथड भी देखने को मिलेगी, हेडर देखने को मिलेगा और बॉडी देखने को मिलेगा। बॉडी के अंदर क्या रहेगा? बॉडी के अंदर पूरा कोड रहेगा उस वेब पेज का, है ना। जो भी वेब पेज आएगा हमारे पास, गूगल को जैसे हमने रिक्वेस्ट किया, गूगल का वेब पेज आया, तो गूगल के वेब पेज की कोडिंग होगी। कोडिंग वाला जो हिस्सा है कहाँ पर रहेगा? बॉडी के अंदर रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ जाते हैं, एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, जो चीज़ें बताई इसमें कहीं तो कोई क्वेरी वगैरह? अब जहाँ पहले पढ़ रहे थे वहाँ से लाइक कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको जानने को मिली, मतलब कोई भी टॉपिक ऐसा जो अपन ने एक्स्ट्रा कवर किया हो? हाँ, OSM मॉडल हमें नहीं पढ़ाया गया था। वैसे मॉडल नहीं पढ़ाया गया था? ऐसा तो नहीं आगे पढ़ाने वाले थे? जब भी उनको बोलते थे बोले पेन टेस्टिंग में आएगा। नहीं, वैसे मॉडल तो इम्पोर्टेंट है। हमने बेसिक कर रहे हैं, बेसिक में कर रहे हैं। एथिकल हैकिंग के अंदर हम पढ़ते हैं वैसा ही मॉडल, पेन टेस्टिंग में नहीं पढ़ते। पेन टेस्टिंग तो एडवांस पार्ट है, यानी कि जब तक आपका एथिकल हैकिंग क्लियर नहीं है तब तक आप पेन टेस्टिंग में जा ही नहीं सकते। अच्छा, वहाँ पे भी अलग अलग थी आपकी, एथिकल हैकिंग की अलग थी और पेन टेस्टिंग की अलग थी। मतलब बेसिक CISS नाम था उसका। अच्छा, CPT था। अच्छा, ओके, CISES। ओके, ठीक है। वैसा मॉडल वैसे इंपॉर्टेंट था, स्किप नहीं करना चाहिए। और कौन सा पार्ट अपन ने एड ऑन पढ़ा है? DNS भी मतलब एक्स्ट्रा ही पढ़ा है, वो भी उन्होंने मतलब आगे करें। ओके, ठीक है। सबसे पहले अपन नेटवर्किंग पढ़ते हैं वैसे, इसलिए जैसे कि हर किसी को रहता है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें, राइट, है ना। वही करने के लिए हम आए हैं।
तो अभी अब तक आपने देखा होगा कि अभी 4-5 दिन हो गए अपन ने प्रैक्टिकल ना के बराबर किया। क्यों नहीं किया? चाहते तो अपन प्रैक्टिकल घुसा सकते थे, लेकिन जस्ट अपन पहले अपने कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेटवर्किंग के कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे ना तो आगे जाके टूल्स अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, आप लॉजिक समझ नहीं आएगा, नेट कैट से कनेक्शन बनाओगे तब प्रॉब्लम और इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। नेटवर्किंग और लिनक्स, ये पहले नेटवर्किंग आएगा, फिर लिनक्स पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ों को साथ में लेते लेते चलेंगे, फिर हैकिंग के मेथोडोलॉजी पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो रूट परमिशन दे देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो मैं एक टूल को ओपन कर रहा हूँ, एक सॉफ्टवेयर को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम है बर्कसूट, बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने वाले हैं हम आगे चल के। तो ये टूल क्या करता है, जो भी रिक्वेस्ट के पैकेट मेरे एंड से जनरेट हो रहे हैं उनको बीच रास्ते में रोक देता है। जब तक मैं नहीं बोलूँगा तब तक उनको जाने नहीं देगा। ठीक है, तो जैसे मैंने google.com मैंने एंटर किया तो क्या होगा, रिक्वेस्ट चली जाएगी सर्वर पे। ये क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट को रोक के रख देगा। ठीक है, रिक्वेस्ट को रोक के रखेगा तब तक जब तक मैं इसको ना बोलूँ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पैकेट को रोकेंगे और पैकेट के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि पैकेट आखिर दिखता कैसा है। ठीक है, बाद में आपको मैं इसकी फाइल्स वगैरह भी शेयर कर दूंगा। ये बर्कसूट का प्रोफेशनल वर्जन है। आपके काली के अंदर अगर आप देखो तो आपको कम्युनिटी वर्जन मिलता है ना। तो कम्युनिटी वर्जन के अंदर रिस्ट्रिक्शंस है काफ़ी सारे, जैसे कि स्पाइडरिंग कुछ फीचर यहाँ पे नहीं है, तो मैं यहाँ शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, प्रोफेशनल वर्जन है, वैसे आता काफ़ी कॉस्टली है ये। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 2 चीज़ें रिक्वायर्ड रहती है। एक बार मैं इसे बाजू में कर लेता हूँ और मैं अपना ब्राउज़र भी ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो होगा क्या, मैं बर्कसूट और मेरे ब्राउज़र को कनेक्ट कर दूंगा तो जो भी चीज़ें मेरे ब्राउज़र से जाएगी वो उस चीज़ को बर्कसूट रोक देगा। तो मैं चाहूँ तो मैं उसका ना मैनिपुलेशन भी कर सकता हूँ, मॉडिफिकेशन भी कर सकता हूँ। फिलहाल हम वो नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये चीज़ देखेंगे कि जो पैकेट का स्ट्रक्चर रियल में कैसा दिखता है। ठीक है, ये जो पैकेट, ये जो भी रिक्वेस्ट रहेगी मेरे लोकल होस्ट से होते हुए जाएगी। ठीक है, लोकल होस्ट मतलब 127.0.0.1। तो देखो जैसे मैंने यहाँ एंटर किया तो आप देखते जाओ यहाँ पर ना ये लोडिंग ले रहा है, ये लोडिंग ले रहा है, लेकिन पेज आगे नहीं बढ़ रहा है। गूगल का पेज अभी तक ओपन हो जाना था। यहाँ देखो तो प्रॉक्सी वाले टैब लाल हो पड़ा है और यहाँ पे देखो ये पैकेट कैप्चर हो चुका है। अगर मैं इंटरसेप्ट को बंद कर दूँ तो ये पेज लोड हो जाएगा। ठीक है, जब इंटरसेप्ट बंद रहेगा तब ये पेज बराबर लोड होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर मैं WS क्यूबटेक लिख दूँ, है ना, तो ये चुपचाप पेज लोड हो जाएगा, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने इंटरसेप्ट ऑन कर दिया तो क्या करेगा, इसे भी एक बार ऑफ करते हैं, पूरा पेज लोड हो जाने देते हैं। पहले गूगल का पेज पूरा लोड हो चुका है। अब अगर मैं इंटरसेप्ट ऑन कर दूं और अब मैं कहीं पे क्लिक करूंगा तो ये रिक्वेस्ट के पैकेट को रोक देगा। ठीक है, तो मैंने जैसे किया था देखो उसने रिक्वेस्ट के पैकेट को रोक दिया है। और जब तक मैं इसे फॉरवर्ड पे क्लिक नहीं करूंगा तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा। अब देखो मैं फॉरवर्ड पे क्लिक करूंगा, जैसा कि मैंने बताया था हर सेकंड में बहुत सारे पैकेट जाते हैं। तो मैंने क्लिक एक ही बार किया था, लेकिन पैकेट से देखो कितने सारे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड करूंगा वैसे वैसे पैकेट आगे जाते जाएंगे और रिप्लाई आएगा मुझे, तब जाके वेबसाइट लोड होगी। ठीक है, तो ऐसे ये काम करता है। अब अपन क्या करते हैं, अपन वापस से गूगल पे चलते हैं। यहाँ पे ज़्यादा पैकेट से नहीं आएंगे। तो ये देखो ये रिक्वेस्ट का पैकेट है। ठीक है, इसके अंदर देखो तो सबसे पहले मुझे क्या देखने को मिल रहा है, मेथड देखने को मिल रही है। ठीक है, फिर मुझे वर्जन देखने को मिल रहा है HTTP का। होस्ट के अंदर क्या वैल्यू बता रहा है मुझे कि पैकेट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, फिर मुझे यूजर एजेंट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ये लेके आता है। तो यहाँ देखो मोजिला फायरफॉक्स चला रहे हो, 5.1 वर्जन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, 64 बिट का है ना। ये भी मैंने चीज़ें बताई थी जो वहाँ नहीं दी थी। इसके बाद एक्सेप्ट के अंदर मुझे बता रहा है कि क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अलग अलग इमेजेस वगैरह। उसके बाद लैंग्वेज बता रहा है, इनकोडिंग टाइप बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे कुकी की वैल्यू जा रही है, कुकी अभी नहीं समझेंगे, आगे चल के समझेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पैकेट दिखता है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि इसमें बॉडी वाला हिस्सा कौन सा है। वो बॉडी है। अच्छा, हेडर और बॉडी को मैं कैसे पहचानने वाला था, स्टार्टिंग मैंने बताया था एक ब्लैंक लाइन होगी। ठीक है, यहाँ पर तो कहीं भी ब्लैंक लाइन है। क्या है यहाँ पे ब्लैंक लाइन,
तो मतलब कि ये पूरा सेक्शन हेडर है, इसमें बॉडी है ही नहीं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि डेटा या तो गेट मेथड से जाएगा या तो पोस्ट मेथड से जाएगा। जब डेटा गेट मेथड से जाता है ना, तो जो भी पैरामीटर्स होते हैं वो यूआरएल में दिखते हैं, हमें यहाँ पर दिखेंगे यूआरएल में, है ना। और जब पोस्ट मेथड से जाएगा तब वो बॉडी में दिखेगा। अभी दिखाता हूँ, इंटरसेप्ट ऑफ करता हूँ, एक वेबसाइट पे जाता हूँ जहाँ पे मैं आपको टेस्ट पीएचपी पे आया, ठीक है। साइन अप पे आ जाता हूँ, ठीक है। आज इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, सुबह से नहीं पता क्यों। इंटरसेप्ट को ऑन कर देता हूँ, यहाँ पे डालता हूँ आईडी और पासवर्ड, ठीक है। इंटरसेप्ट ऑफ कर देता हूँ, ऑन करता हूँ और लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। अब देखो, है ना, एक ब्लैंक लाइन का गैप है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, मुझे कोई देखो यहाँ पर जो हमारे वेरिएबल थे, एक यूजर नेम और पासवर्ड, है ना। जो वेरिएबल थे वो था यू नेम और पास, दिख रहा है पोस्ट में आपको, बॉडी में सॉरी, है ना। तो ये जो वेरिएबल है कैसे जा रहे हैं, ये जा रहे हैं बॉडी के थ्रू जा रहे हैं। जब पोस्ट मेथड में आपके जब भी वेरिएबल जाते हैं तो वो बॉडी के थ्रू जाते हैं, और यह इसके अंदर आपको वैल्यू दिख रही है, जो मैंने वैल्यू एंटर करी, टेस्ट, है ना। और अगर गेट मेथड का यूज होता तो क्या होता, यहाँ पे बॉडी का पार्ट मिसिंग रहता, ऊपर में गेट लिखा होता, और ये जो वेरिएबल यहाँ नीचे जा रहे हैं ना, ये मुझे ऊपर यूआरएल में दिखते हैं। और जब यूआरएल में आपको डेटा दिखने लगेगा तब क्या होगा, कोई भी देख सकता है बिना किसी सॉफ्टवेयर के, बिना मतलब ब्लैंक आई से अपन देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डेटा पोस्ट में जाएगा तो सामने वाले को टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो आपके वेरिएबल्स को देख पाएगा। तो कौन सी मेथड सिक्योर हुई, गेट या पोस्ट? पोस्ट सिक्योर हुई, ठीक है। तो वहाँ पे वैल्यू इजीली विजिबल है, एन्क्रिप्शन नहीं हुआ। हाँ, यहाँ पर भी अभी एन्क्रिप्शन नहीं लगा है ना। प्लेन टेक्स्ट में जरूर जा रहा है ये डेटा, है ना। अभी भी ये प्रॉपरली सिक्योर नहीं है, प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है। लेकिन हाँ, एक सिक्योरिटी जरूर है यहाँ पे कि ये गेट मेथड का यूज नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ, देखो यहाँ पर पोस्ट मेथड का यूज हो रहा है, इसलिए जो पैरामीटर्स हमें बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, है ना। अगर ये गेट मेथड से जाता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं आता, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता, और यहाँ पे लिखा होता गेट, ठीक है। और क्या होता, ये जो वैल्यू आपको नीचे दिखी ना, ये आपको यूआरएल में दिखती, यहाँ पर दिखती, यहाँ पर देखने को मिलता, ठीक है। तो मैं आपको गेट मेथड में भी दिखाऊंगा जब डेटा जाता है तो कैसे दिखता है, ठीक है। इस चीज़ को भी अपन चेक करेंगे। आप सीधे देख सकते हो, आपका बाजू वाला देख सकता है, आपने यूजर आईडी पासवर्ड डाला तो बाजू वाला देख लेगा यूआरएल में, अच्छा आईडी पासवर्ड ये है। लेकिन पोस्ट में जाएगा तो फिर वो नहीं देख पाएगा जब तक हम रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट ना करें किसी टूल से, ठीक है। अब और इसमें अपन एक्स्ट्रा चीज़ और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एनक्रिप्शन भी लगा सकते हैं। फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करेंगे, एनक्रिप्शन के बारे में अभी हम सिर्फ गेट और पोस्ट को समझना था, ठीक है। क्या ये पार्ट क्लियर है, इसमें कोई इशू? चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, फिर अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल अपन इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। सिर्फ 2 मेथड नहीं होती है, और भी मेथड होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उन मेथड के बारे में बात करेंगे। हाँ।